किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंचल सिंह। हेलो किसान आप किसानों का मनपसंद लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी तमाम विषय आपके लिए लेकर आते हैं, उन पर विस्तृत चर्चा होती है और साथ ही जो कि इस कार्यक्रम का मकसद है वो ये कि आपके सवालों का समाधान दिया जाए, वो भी लाइव, ताकि हमारे किसान इधर उधर ना भटके और उन्हें सही सोर्स से बिल्कुल सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। और वो मंच है हेलो किसान का। तो आज किस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और जिससे जुड़े हम आज आपके सवाल लेंगे, आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा पहला विषय है किसानों की सेवा में कृषि विज्ञान केंद्र, और साथ ही आज हम बात करेंगे पपीते की रोपाई एवं फसल प्रबंधन पर भी। इन दोनों विषय से जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं अपना टोल फ्री नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। यहाँ पर आपको भी बताते चले कि ये टोल फ्री नंबर है, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। बस आप फ़ोन उठाएं, हमारा नंबर लगाएं और अपने प्रश्न हम तक पहुँचाएँ। इसके साथ ही अगर आप कॉल नहीं लगा पा रहे हैं या फिर आपकी कॉल नहीं लग रही है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक एक साथ हमें कॉल करते हैं, तो एक और विकल्प है और वो बहुत ही सरल विकल्प है, हमारा व्हाट्सएप नंबर। तो नोट कर ले हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिसके माध्यम से आप अपने सवाल हमें टेक्स्ट या वॉइस नोट के माध्यम से भेज सकते हैं 8800520717। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर हमारे किसान व्हाट्सएप ऑपरेट करते हैं तो वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, आपके पास टेलीफोन भी नहीं है, लेकिन आप अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी में है, आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो भी आप अपना प्रश्न हमें लाइव भेज सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। तो दर्शकों को यहाँ पर ये भी बताते हैं कि चाहे वो आपकी कॉल हो या फिर व्हाट्सएप सवाल हो या फिर ईमेल ही क्यों ना हो, सभी सवाल हम लाइव इस कार्यक्रम में आपके नाम के साथ, आपके क्षेत्र के नाम के साथ और आपके सवाल के साथ शामिल करेंगे, और इसके साथ ही साथ हम अनाउंसमेंट भी करेंगे आपके नाम के, और आपने ईमेल किया है, व्हाट्सएप भेजा है या फिर कॉल किया है। अब बात करते हैं आज के विषय की। जैसे कि हमने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे कृषि विज्ञान केंद्र की और साथ ही पपीते की रोपाई के बारे में। कृषि विज्ञान केंद्र जो कि हमारे किसानों के लिए सरकार की योजनाओं और किसानों के बीच में एक सेतु का काम करता है। साथ ही किस तरह के अनुसंधान हो रहे हैं, किसानों के जीवन में कैसे उनसे बेहतरी आ सकती है, ये काम भी कृषि विज्ञान केंद्र आज के समय में बखूबी कर रहे हैं। किसानों को बस कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचना है और अपनी समस्या बतानी है, और वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक उनका आपको तुरंत जानकारी देंगे। और हमारे किसान जो है वो खेतों में काम करते हैं और हमारे कृषि वैज्ञानिक भी खेत जाते हैं और व्यवहारिक तौर पर क्या क्या समस्याएं आती हैं उन्हें भी समझने की कोशिश करते हैं, ताकि वो सेंटर तक या फिर सरकार तक उसकी जानकारी पहुंचा सके और उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा सके। अब बात करेंगे पपीते की खेती के बारे में भी। तो चलिए आज के जो मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और डॉक्टर प्रवीण जी, आज का जो हमारा पहला विषय है यानी कृषि विज्ञान केंद्र, उस पर बात करेंगे। आप निदेशक हैं प्रसार सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, उत्तर प्रदेश से। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर जयप्रकाश सिंह जी भी है। सर, आपका भी स्वागत है। आप प्रधान वैज्ञानिक है, फल विज्ञान संभाग, IARI पूसा, नई दिल्ली में। तो पपीते पर आज आपसे बात करेंगे। पोषक तत्वों से भरपूर फल होता है और ये ऐसा फल है जो कि साल भर के अंदर या फिर कम समय में तैयार हो जाता है और किसानों को इससे अच्छा लाभ हो सकता है। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर प्रवीण, सबसे पहले जैसा कि हमने कृषि विज्ञान केंद्र की बात की, किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं किसानों के जीवन में कृषि विज्ञान केंद्र से? क्या है आपका अपना अनुभव? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों तक तकनीकी हस्तांतरण या जो नवीनतम तकनीकी है उसकी जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, और खेती किसानी या उससे जुड़े हुए जितने भी व्यवसाय हैं
सभी में तकनीकी समावेश की लगातार कोशिश की जाती है कि किसानों को जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे अवगत कराया जाए, रूबरू कराया जाए। और इसके कारण हमारे बहुत सारे किसान आज सफलता के नए आयाम को छू रहे हैं। आप देख सकती हैं कि पिछले 2-3 वर्षों में कुछ हमारे किसान ऐसे भी हैं जिनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया है, उन्होंने इस तरह के मुकाम हासिल किए हैं। तो तकनीकी हस्तांतरण में कृषि विज्ञान केंद्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश में इस समय 731 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं और प्रत्येक जनपद में एक कृषि विज्ञान केंद्र, और कुछ जनपद ऐसे भी हैं जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल में अधिक हैं, वहाँ पर 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहे हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र का महत्व इसलिए आज बढ़ जाता है क्योंकि अगर तकनीकी का समावेश नहीं है तो हम अपनी आय को नहीं बढ़ा सकते। आज की जो हमारी सरकार है उसका भी ध्येय यही है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनकी आय में वृद्धि हो, तो इसमें तकनीकी का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, तो तकनीक का ज्ञान भी हमारे किसानों तक पहुंचे और उस तकनीक का उचित इस्तेमाल भी कर सकें, जैसा कि डॉक्टर प्रवीण ने हमें अभी जानकारी दी। और साथ में आपने ये भी बताया कि सर भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इनकी संख्या बढ़ा भी दी जाती है, और ऐसी भी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं है लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ भी स्थापित है कि भले ही कम संख्या में किसान हैं लेकिन उन तक भी सभी लाभ पहुँचे। तो आइए सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र, जिन्हें आप KVK के नाम से भी जानते हैं, उस पर देखते हैं रिपोर्ट। कृषि विज्ञान केंद्र, जिन्हें हम KVK भी बोलते हैं, इनका मतलब है फार्म साइंस सेंटर। कृषि विज्ञान केंद्र खेती पर आधारित ऐसे विस्तार केंद्र होते हैं जिनका काम किसानों को खेती की नई नई जानकारियां देना होता है। खेती किसानी करने वाले किसानों और खेती से जुड़े रोजगार में शामिल लोगों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ज्ञान के भंडार के रूप में काम करते हैं। हालांकि अक्सर जानकारी के अभाव में किसान इन केंद्रों से मिलने वाले फायदों को नहीं ले पाते। किसानों को खेती की नई से नई जानकारी के साथ साथ प्रशिक्षण की सुविधा मिले, इसी को ध्यान में रखकर देश में जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को न सिर्फ प्रशिक्षण देते हैं बल्कि कृषि उत्पादन प्रणालियों के तहत नई तकनीक, बीज व रोपण सामग्री तक मुहैया कराने में किसानों की मदद करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किसानों के बीच कड़ी के रूप में भी काम करते हैं। ये केंद्र आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी में किसानों के ज्ञान व कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इतना ही नहीं, प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए बड़े पैमाने पर किसान मेलों, कृषि प्रदर्शनियों, प्रौद्योगिक सप्ताह, मीटिंग, समूह चर्चा, सेमिनार, फसल दिवस, रेडियो टीवी पर चर्चा का आयोजन भी करते हैं। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी कृषि विज्ञान केंद्र पर, और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आपका स्वागत है, कॉल करें, व्हाट्सएप करें या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और आइए बात करते हैं आज के हमारे दूसरे विषय पर, जो है पपीते की खेती से जुड़ी हुई। तो सर, पपीता एक बहुत ही कहते हैं पोषक तत्वों से भरपूर फल है, हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है और किसानों की आय के लिए भी। तो कैसे हमारे किसान पपीते की खेती में लाभ ले रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि किसान अब इसे एक प्रमुख फसल के तौर पर भी अपना रहे हैं। जी हाँ, जैसा आपने कहा कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सभी के लिए, और किसानों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यही एक कुछ गिने चुने फलों में से है जो कम समय में आपको फलत भी देता है, उपज भी देता है और लाभ भी देता है। पहले इसकी ज़्यादातर खेती जो होती थी वो दक्षिण भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश होते हुए अब इसकी खेती उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इन सब क्षेत्रों में होती है। और मांग के ऊपर भी असर की काफी मांग भी रहती है। मांग इसकी पूरे 12 महीने है, और आप देखें कि कम या अधिक मात्रा में बाजार में ये 12 महीने उपलब्ध है। और एक खास बात यह है कि अभी जो आज का कार्यक्रम है वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए है कि सामने आने वाला जो मौसम है सितंबर और अक्टूबर का, उस मौसम में हमको रोपाई करनी है, तो उसके हिसाब से कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, इसके बारे में आगे हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए, हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि कौन सी फसल का समय आ गया है और समसामयिक कार्य कौन से करने हैं। तो फिलहाल आज हमने पपीते की फसल का चुनाव किया है क्योंकि सितंबर और अक्टूबर में, जैसा कि हमें सर ने बताया कि इसकी रुपाई का समय है, तो आप अभी से ही अपनी तैयारी कर लें और हम आप तक लाभकारी जानकारी पहुँचा सकें। इसीलिए सबसे पहले देखिए रिपोर्ट।
पपीते का उपयोग कच्चे और पके दोनों ही रूपों में किया जा सकता है। पपीते के पौधे की रोपाई करने के लिए खेत को अच्छी तरह से तैयार करके गड्ढे बनाएं। गड्ढों को खोदकर 15 दिनों के लिए खुले छोड़ दें। अधिक तापमान और धूप से मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीड़े मकोड़े, रोगाणु आदि नष्ट हो जाते हैं। पौधे लगाने के बाद गड्ढे को मिट्टी और गोबर की खाद में कीटनाशक मिलाकर इस तरह भरें कि वो जमीन से 10-15 सेंटीमीटर ऊंचा रहे। साथ ही पपीते की अच्छी फसल के लिए उसका प्रबंधन भी जरूरी है। पपीते के पौधों में फूल आने के समय 2 मिलीलीटर सूक्ष्म तत्वों को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। पनामा विल्ट की रोकथाम के लिए बाविस्टीन के 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी के घोल से पौधों के चारों तरफ की मिट्टी को 20 दिनों के अंतराल से 2 बार छिड़काव कर देना चाहिए। पपीते की पौधों पर कॉलर रॉट के प्रकोप से पौधे जमीन की सतह से ठीक ऊपर गलकर गिर जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए पौधशाला से पौधों को रिडोमिल 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से दबाकर छिड़काव करें। खेत में जल भराव ना होने दें और जरूरत पड़ने पर खड़ी फसल में भी रिडोमिल के घोल से जल सिंचन करें। पपीते की फसल को खरपतवार मुक्त रखें और बाग में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। तो ये थी पपीते की फसल से जुड़ी हमारी रिपोर्ट, और रोपाई से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे। आप हमारे साथ बनी रहें, हमें कॉल करें, ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो। आपके सवालों का हमें इंतज़ार है। और अब बात करते हैं सर, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में आपने बताया कि कैसे इनकी संख्या जो है 730 से ऊपर है, 731 पूरे देश भर में है। मुख्य रूप से किस किस तरह के कार्य होते हैं इसके अंतर्गत, हम चरणबद्ध तरीके से उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सर अगर सबसे पहले हम तकनीक पर आते हैं, जिसके बारे में आपने सबसे पहले यहाँ पर जिक्र किया, तकनीक का हस्तांतरण या फिर किसानों तक उसकी पहुँच में कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका कैसे है? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, वो है प्रशिक्षण का। तो इसमें हमारे प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा कई तरह के प्रशिक्षण किए जाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है किसानों को नवीनतम तकनीकी के बारे में प्रशिक्षित करना। जो हमारे युवा हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता के विकास के संबंध में प्रशिक्षित करना, और स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग देना, जो कि लगभग 1 माह की भी ट्रेनिंग होती है। तो इस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में। इसके अलावा जो तकनीकी हस्तांतरण में जो मुख्य एक कार्य है जो कि फील्ड लेवल पर किया जाता है, वो फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, जो अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन है, खासकर उसमें दलहन और तिलहन, जो क्योंकि दलहन और तिलहन हमारी भारत सरकार की भी एक मंशा है कि उसका उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जाए, आत्मनिर्भर हो सर उसमें। जी, आत्मनिर्भर हो सकें, क्योंकि हमें आज भी बहुत सारा इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इस टेक्नोलॉजी को हम, जो लेटेस्ट बीज है, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, उसको फार्मर के फील्ड पर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, और उस तकनीकी को जो हम प्रदर्शित करना चाहते हैं उसको आसपास के किसानों को बुला करके फील्ड डे के माध्यम से उस तकनीकी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो कृषि विज्ञान केंद्र करता है, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, क्योंकि जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, सॉइल टेस्ट बेस्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, कि इसमें हम किसानों के खेत से मिट्टी का नमूना एकत्रित करके उनको सॉइल हेल्थ कार्ड बना करके देते हैं, और उसके बेस पर अनुशंसा करते हैं कि आप जो भी फसल है जो आप लेना चाहते हैं उसमें कितनी यूरिया की मात्रा या जितने भी तत्व हैं उनको किस तरीके से दिया जाए। इसके अलावा भारत सरकार की जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं किसान हितों की, उनके बारे में भी हम लगातार किसानों को बताते हैं। ठीक है, तो योजनाओं का कैसे हम कहें प्रचार प्रसार होता है, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस बीच एक कॉलर जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप जी हैं हमारे साथ, नंद स्वरूप मिश्रा जी। आइए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हमारे साथ फोन लाइन पर है। नंद स्वरूप जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी नमस्कार जी, सवाल बताएं नंद स्वरूप जी। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी। मैं जानना चाहता जो पपीते की खेती की जाती है तो पपीता का पौधा का रोपण किस महीने में करना चाहिए, और दूसरी चीज पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए, और कितना नर कितना मादा होने चाहिए जिससे तो अधिक पैदावार हमें मिल सके। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे हैं नंद स्वरूप जी। तो सर पहले तो रोपण के बारे में इनका सवाल है, फिर बारी बारी से जो सवाल इन्होंने 2 और किए उस पर भी बात करें। नंद स्वरूप जी तीनों
सवाल एक दूसरे से संबंधित है, रोपण के हिस्से हैं। पहला है कि हम भी कह रहे थे कि जो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का जो टाइम है, समय है, ये रोपण के लिए उपयुक्त है। लेकिन जैसा कि देख पा रहे हैं इस साल बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो थोड़ा सा हमको लेट भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अक्टूबर में भी रोपाई कर सकते हैं। एक रोपाई का समय ये होता है और दूसरी रोपाई का समय होता है 15 फरवरी से 15 मार्च का समय जी। उसमें भी कई बार एक हफ्ते 10 दिन आप आगे पीछे कर सकते हैं, डिपेंड करता है उस वक्त मौसम कैसा है। क्योंकि ज़्यादा बारिश होगी तो अगर आप रोपाई करेंगे तो वहाँ पर जो कॉलर रॉट है या तना या जड़ सड़न रोग है वो ज़्यादा आता है, इसीलिए बारिश के समय मना किया जाता है। जी। अब अगला आता है कि आप 1.8 मीटर से 1.8 मीटर की दूरी रखें, क्योंकि आजकल जो ज़्यादातर कमर्शियल किस्में हैं वो सब इसी जो सेमी ड्वार्फ हैं उनके लिए पर्याप्त है। जैसे पूसा ड्वार्फ या नन्हा जैसे किस्में थी या सिंटा या अर्का सूर्या है, इनको आप 1.5 मीटर से 1.5 में लगाएं। अब सर लाइन से तीसरा सवाल आता है लाइन से लाइन की और नर मादा का वो अनुपात लाइन क्या? से लाइन दोनों स्क्वायर दोनों सिस्टम में आ गया ना, तो उसमें दोनों आ ठीक गया। है। अब आता है कि अगर आप द्विलिंगी किस्में लगा रहे हैं, जैसे पूसा ड्वार्फ है, पूसा नन्हा है, तो इसमें आपको 10% आपको नर रखना है। कहने का मतलब यह है अगर आपने 1 एकड़ में लगभग 1700 पौधे लगाए, 1800, तो उसमें से आप मांग चलिए कि 150-170 पौधे आपके नर होने चाहिए, बाकी मादा होने चाहिए। तो सर अब तो ऐसे भी किस्में हैं जिसमें आपको जी हाँ, ऐसा अब करने उसी की पे आ रहा आवश्यकता था नहीं है। कि जैसे पूसा पीत है, अर्का सूर्या है, अर्का प्रभात है, सिंटा है, इन सब किस्मों में या पुराने में बहुत लोग हनीड्यू को जानते हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्रों से भी कई हैं जो देश में लोकप्रिय हैं। वो सब किस्में जो हैं ये उभयलिंगी हैं। इसमें मादा और उभयलिंगी पौधे होते हैं और सभी पौधों में फल आते हैं। आप अगर उनका चुनाव करते हैं तो आपका बीज भी कम लगता है। 100 ग्राम में आप 1 हेक्टेयर कवर कर सकते हैं और आपका काम आराम से हो जाता है। जी बिल्कुल। तो फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहें। आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी अभी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं तो आज के विषय एक बार फिर से आपको बता दें। आज हम बात कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका के बारे में और साथ ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं पपीते की रोपाई से जुड़ी हुई, क्योंकि पपीते की रोपाई का समय बस आ गया है। सितंबर से अक्टूबर के बीच में आप पपीते की रोपाई कर सकते हैं। तो ऐसे में कौन सी अच्छी किस्में हैं, कैसे आप खेत की तैयारी करें, कौन कौन सी सावधानियाँ बरतें, ये सभी बातें आज के कार्यक्रम में आपको बता रहे हैं। इस बीच एक कॉलर है, आइए उनका हम सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी छगन सिंह जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? छगन सिंह जी हमारे साथ देवास मध्य प्रदेश से। ठीक है जी, बताएं सर। सर मैडम हमने जो पौधे पपीता के पौधे लगाए थे तो उसमें से नर और मादा, तो नर ज्यादा निकल गए और मादा बहुत कम रहे हैं, तो ठीक उसका है। कोई उपाय? बिल्कुल, ये कई बार हम सर देखते हैं कि हमारे किसानों के जी साथ छगन सिंह जी, आपने लगता है कि कोई दुलिंगी किस्म लगाई है। जी हाँ जी हम आपका जवाब सवाल सुन समझ लीजिए। गए, आपका सवाल समझ गए। चूंकि हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप जब भी ये दुलिंगी किस्में लगा रहे हैं तो एक गड्ढे में 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे आपस में ही 2 से 3 पौधे लगाएं। इसका परिणाम ये होता है कि जो जेनेटिक्स है या अनुवांशिकी है उसके हिसाब से द्विलिंगी किस्मों में 50% नर आएंगे, 50% मादा आएंगे। जब हम 2 से 3 पौधे लगाते हैं
तो दोनों की संख्या बढ़ जाती है। बाद में हम अपने आवश्यकता अनुसार 10% पौधे जो है नर के छोड़ देते हैं, खेत में रखते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं और हमको लगभग 60 से 70%, 80% तक मादा मिल जाता है। अब सवाल है कि आपने लगा दिया है तो आप देखिए जहाँ जहाँ पर अगर आपने एक पौधा लगाया है तो ये आपसे गलती हुई है। इसीलिए जब भी आप रोपाई करें उससे पहले करें तो आप कृषि विज्ञान केंद्र जाएं, किसी विशेषज्ञ से आप संपर्क करें। तो अगर 2-2, 3-3 पौधे हम लगाते एक ही गड्ढे में तो जो 60 से 70 दिन के बाद फूल आता है तो आप नर को हटा दीजिए, बाकी मादा रह जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि आप उसमें चीरा लगा दीजिए, कील लगा दीजिए, पर उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे है, और बीमारियां भी हो उससे सकते हैं आपकी सर। प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। और अब ऐसी स्टेज नहीं है जिसपे हम किसी हार्मोन का प्रयोग करके भी बढ़ा दें। जी, जी, जी। अब आपके पास जो मादा पौधे हैं आपको उसी से काम चलाना पड़ेगा। आपको नई गैप फिलिंग करनी है तो आप 30 सितंबर के आसपास कर सकते हैं। ठीक है सर, एक कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा सवाल आया, मैं आपके साथ साझा करती हूँ। ये तरुण कुमार है हमारे एक दर्शक, जिन्होंने अजमेर राजस्थान से हमें सवाल भेजा। ये कह रहे हैं कि अजमेर में अगर वो कृषि आधारित स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो इसमें केवीके किस तरीके से प्रशिक्षण दे सकता है, केवीके से कैसे उन्हें मदद मिल सकती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। और इस समय जो हमारे खासकर जो युवा किसान हैं या गांव के जो पढ़े लिखे नवयुवक हैं वो स्टार्टअप की तरफ रुचि ले रहे हैं। और स्टार्टअप के बारे में कि इसमें किस तरह से हम क्या क्या स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके हम कैसे स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर 7 विषय विशेषज्ञ उपलब्ध रहते हैं। तो आपका स्टार्टअप जिस विषय से संबंधित है उसके वैज्ञानिक से संपर्क करके आप पूरी सलाह ले सकते हैं। आपको वहाँ से प्रशिक्षण भी मिलेगा और वहाँ से आपको गाइडेंस भी मिलेगी कि आप इसके स्टार्टअप के लिए कहाँ से तो आप लोन ले सकते हैं और कहाँ से संपर्क करके आप अपने स्टार्टअप को एक बिजनेस का रूप दे सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और कृषि विज्ञान केंद्र से अगर आप जाते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का निदान वहाँ पे जरूर होगा। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, हर विषय से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं जैसा कि हमें डॉक्टर सिंह ने बताया, और 7 ऐसे विषय विशेषज्ञ वहाँ पर आपकी मदद के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। और सरकार भी सर कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कई अनुदान दे रही है, मदद दिए जा रही है हमारे किसानों को। अब एक सवाल है सर पपीते से जुड़ा हुआ। इन्होंने हमारे दर्शक जो इन्होंने नाम तो नहीं भेजा, लेकिन अगर हम उनका सवाल पढ़ेंगे तो ज़रूर मुझे ख्याल से जान जाएंगे कि इसका सवाल। उससे पहले कॉलर है, हम उनका भी कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, कैलाश जी है हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो कैलाश जी, मुझे सुन पा रहे? कैलाश प्रजापति जी, हाँ हेलो। सर नमस्कार। जी जी जी, कन्हैयालाल जी, जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति। जी जी बताइए कन्हैयालाल जी। ये जो हमारे जो पौधे हैं पपीता के, तो उसमें पत्ते मुड़े हुए हैं और उसमें सफेद मच्छर की शिकायत है और फल बिल्कुल छोटे छोटे हो रहे हैं। ठीक है सर। पत्ते मुड़े हुए हैं, इससे लगता है कन्हैयालाल जी की उसमें वायरस का इन्फेक्शन है। अच्छा सर, एक मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगी, एक और सवाल ले लेते हो जो इसी से जुड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से दोनों सवालों के जवाब हो जाएंगे। दर्शक का नाम नहीं, ये कह रहे हैं कि पपीते के फूल व छोटे छोटे जो उसके फल गिर रहे हैं। हाँ, वो दोनों के कारण अलग अलग हैं। अच्छा। समस्याएं थोड़ा सा एक जैसी लग रही। इसमें जहाँ आपके पत्ते मुड़े हैं इसको मरोड़िया रोग कहते हैं, जिसमें आप देखेंगे जो ऊपर का पत्ता है वो बिल्कुल मुड़ के बंच जैसा बन जाएगा। खास करके 20 जून से लेके 10 सितंबर 15 सितंबर तक सफ़ेद मक्खी का प्रकोप काफ़ी होता है खरपतवार या खेत के बीच में, उसके चलते ये वायरस आता है। कोशिश ये होनी चाहिए अगर आपका जो खेत है उसको फ्री रखें, किसी भी खरपतवार से फ्री रखें, और बीच में 15 से 20 दिन के अंतराल पर नीम ऑयल का एक छिड़काव करते रहें ताकि सफ़ेद मक्खी का प्रकोप पपीते पर ना आए। या किसी पेस्टिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हम इमिडियोक्लोरापिड का प्रयोग करते हैं कि 3 ml 10 लीटर पानी में डाल के स्प्रे करते हैं। और ये सारे प्रोफाइलेटिक स्प्रे हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे किसी भी सब्सटेंस में या तो आप ऑक्सिन हार्मोन आता है NA, उसके 10 से 20 ppm का छिड़काव कर सकते हैं। उसको करने से वायरस जो है वो थोड़ा सा रुकता है, उसका कंट्रोल नहीं है। ये सारे पौधे के इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए हैं। लेकिन जिस पौधे में ये समस्या आ गई है उस पौधे को आपको हटा के निकाल कर कहीं नीचे ज़मीन में दबाना पड़ेगा खेत से दूर, और फिर से ये आप प्रोफाइलेटिक छिड़काव करें जो हमने कहा है। अब दूसरा हिस्सा जो अंजू ने अभी कहा कि एक किसान के हैं जिसके फूल गिर रहे हैं, फल गिर रहे हैं।
इस मौसम में समस्या आती है कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से खास करके वहाँ पर जहाँ उभयलिंगी किस्में लगी हुई हैं, वहाँ जो पोलेंस होते हैं, जो नर हिस्सा होता है फूल का, वो फंक्शनल नहीं होता, वो कम हो जाता है। और स्टिग्मा जो हिस्सा, जहाँ फूल का ऊपरी हिस्सा होता है, जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, वहाँ पर अधिक नमी के चलते इन्फेक्शन होता है फंगस का। इसका 2 तरीका है। पहला ये है कि आपका जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, आजकल अलग अलग कंपनीज के आते हैं, लेकिन सभी लोगों ने अपनी जो मात्रा है वो फिक्स कर रखी है। उसमें जिंक बोरान प्रोमिनेंट है, उसका 2.5 ml 2.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें, और उसके साथ में ही कार्बेंडाजिम जो है 1 ग्राम प्रति लीटर मिला लें, दोनों का छिड़काव कर दें तो इन्फेक्शन से बच जाएंगे। और जो नर का हिस्सा कमज़ोर हो रहा है वो थोड़ा सा फूल बेहतर हो जाएगा, तो परागण और निषेचन की प्रक्रिया पूरी होगी, तो फल छोटा से बड़ा भी होगा और रुकेगा भी। जी जी बिल्कुल। तो अगर आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। अब सर कृषि विज्ञान केंद्र पर आते हैं। जैसा कि आपने बताया कि अलग अलग विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञ रहते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। और क्या जो हमारे किसान जो पशुपालन से जुड़े हुए हैं, क्या उनके लिए भी किसी तरह की व्यवस्था रहती है, यानी एनिमल हस्बेंड्री को लेकर? देखिए, प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र पर जो जनपद की आवश्यकता होती है उसी के हिसाब से विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है। जी जी। और प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र पर या तो फिशरीज़ का साइंटिस्ट होगा, अगर वहाँ पर फिशरीज़ की अच्छी मतलब एक मांग है, और या फिर एनिमल साइंटिस्ट होगा। तो ये जो हमारे पशुपालन के वैज्ञानिक हैं वो पशुपालन से संबंधित प्रशिक्षण भी देते हैं, गांव में अगर कोई समस्या है वहाँ पर जा कर के देखते भी हैं। और जो हमारे 6-7 वैज्ञानिक हैं वो जो भी मांग है, क्योंकि जो कृषि विज्ञान केंद्र है आप देखिए उसका एक ऑपरेशनल एरिया होता है, तो उस ऑपरेशनल एरिया में गांव को गोद लिया जाता है, वहाँ पर कार्य करते हैं। इसके अलावा जनपद में जहाँ भी तकनीकी की आवश्यकता होती है वहाँ पर ये वैज्ञानिक जाते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र से जो किसान भाई हैं जो लाभ ले सकते हैं वो ये है कि कृषि विज्ञान केंद्रों को हम नॉलेज एंड रिसोर्स सेंटर के रूप में भी जानते हैं। तो वहाँ पर प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र पर बीज उत्पादन किया जाता है, और एक फार्म हर KVK पर होता है, तो बीज का उत्पादन किया जाता है जो कि जनपद के किसानों के लिए उपलब्ध रहता है। इसके अलावा प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र पर प्लांटिंग मटेरियल, जिसमें जो हमारी सब्जी की पौध है वो मिलती है, फ्रूट्स के जो पौध हैं वो भी मिलती हैं। इसके अलावा कुछ कृषि विज्ञान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर बायोपेस्टिसाइड्स भी उपलब्ध कराया जाता है। तो हमारे जो किसान भाई हैं अगर कृषि विज्ञान केंद्र के लगातार संपर्क में रहते हैं तो वहाँ पर उनको ये टेक्निकल इनपुट वहाँ से ज़रूर मिलेगा। और मैं सलाह दूंगा सभी किसान भाइयों को कि कृषि विज्ञान केंद्र ज़रूर जाएं, क्योंकि हर कृषि विज्ञान केंद्र पर एक टेक्नोलॉजी पार्क होता है, तकनीकी पार्क होता है, जहां पर उस जनपद की जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं उसको डिस्प्ले किया जाता है। वहां जाकर के देखिए, वहां पर जो क्रॉप्स लगी है उनकी परफॉर्मेंस को देखिए, वैज्ञानिकों से सलाह लीजिए, और अगर आप वहां से संतुष्ट होते हैं तो उस तकनीकी को अपने खेतों पर भी लेकर के जाएं। तो कृषि विज्ञान केंद्र लगातार तकनीकी हस्तांतरण में लगा हुआ है। साथ में कृषि विज्ञान केंद्र का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व ये भी है कि जो टेक्नोलॉजी जनरेट हुई है हमारे रिसर्च सेंटर से, उनका फार्मर का फीडबैक क्या है वो भी लेकर के वो रिसर्चर तक वापस पहुंचाते हैं, ताकि अगर वो जो वैरायटी है या जो टेक्नोलॉजी है जिसको कि हस्तांतरण किया जा रहा है उसमें किसी तरह के रिफाइनमेंट की जरूरत हो तो वो भी रिसर्च सिस्टम हमारा कर सके। तो इस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र अपने दायित्वों को का निर्वहन लगातार कर रहा है। जी जी बिल्कुल। तो एक हमारे कॉलर है सर, मोहम्मद रफ़ीक हैं, जिन्होंने राजगढ़ से हमें फ़ोन लगाया है। आइए बात करते हैं। जी रफ़ीक साहब बताएं क्या प्रश्न है आपका? मैडम हमारा ये प्रश्न है कि हमारे पपीता में फूल आ रहा है और मुरझा रहा है और खिल रहा है। अच्छा ठीक है। कौन सी किस्म लगाई है आपने रफीक जी? सर पपीता की है, शंकर वैरायटी की होगी सर यार। तो शंकर है। कितना पुराना पौधा है? सर ये अभी लगाया हो गए तो 4 महीने गर्मी में। ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया कि आपकी मार्च अप्रैल की रोपाई होगी। हाँ, जो भी अपने कार्यक्रम में पहले भी चर्चा की थी कि बारिश के मौसम में जब लगातार बारिश होती है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, उस वक्त में शंकर किस्में ज़्यादातर आजकल गाइनोडाइसियस हैं, वहाँ पे जो फूल का नर हिस्सा था उसका जो विकास है वो अच्छा नहीं होता है।
इसके चलते हमें उसको अलग से सपोर्ट देते हैं। जैसे हमने पहले भी कहा था कि अगर आप सूक्ष्म पोषक तत्व खास करके जिंक और बोरान जिसमें हो, उसकी 2.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर जल में मिला लें और उसके बाद उसके साथ में कार्बेंडाजिम को मिला लें, जो कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी से स्टिग्मा में इन्फेक्शन होता है तो उससे भी फल गिर जाते हैं और उसके चलते आपका जो पोलिनेशन और निषेचन की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होती है, इसीलिए फल पूरी तरह से बनता नहीं है। आप इन दोनों का छिड़काव करें, 12 से 15 दिन के अंतराल पे 3 छिड़काव करें तो आपको काफ़ी हद तक आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी और आपके फल बड़े भी होंगे, रुकेंगे भी और आपको बेहतर उपज मिलेगी। जी बिल्कुल। अब सर एक हमारे पास और ये सवाल आया हुआ है, काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल भेजा, हमारे दर्शक हैं ये और इनका नाम है अवनीश कुमार है और इन्होंने फतेहपुर ज़िला कासगंज उत्तर प्रदेश से सवाल भेजा है और ये जानना चाहते हैं कि पपीते की सबसे अच्छी देशी और उन्नतशील प्रजाति कौन सी है, बीज इसका कहाँ से उपलब्ध होगा, नर्सरी में बुआई के समय पर कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए, रोपाई के लिए पौध से पौध की और लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए, जिसके बारे में हमने एक और दर्शक को जवाब दिया था। और जानना चाहते हैं कि क्या बिना रासायनिक कीटनाशक के भी ऐसे भी जो उर्वरक है, जैविक है, उर्वरक के आधार पर भी क्या पपीते की खेती की जा सकती है? ये इनके 3-4 सवाल है सर। ठीक है, तो ये जो अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो आपको अच्छी मात्रा में जो सड़ी गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट और बायोपेस्टिसाइड रखने पड़ेंगे। होता क्या है कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम सिर्फ जैविक खाद डालेंगे तो कोई समस्या या कोई बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि जैविक खाद आपने अभी शुरू किया है और बीमारियां आपके खेत में भी हो सकती हैं, अगल बगल खरपतवार में या दूसरी फसल में भी होती है, वहाँ से आती है। तो ऐसे में कई बार आपको नियंत्रण के लिए रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो आपको इन पहले 3 संसाधन जुटा लीजिए, जैविक खाद पर्याप्त मात्रा में और बायोपेस्टिसाइड जो हमको चाहिए। इसके अलावा सावधानियां जो बरतने की बात है, आप नर्सरी जब भी लगाएंगे तो इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस आता है, ज़्यादातर किसानों के पास नहीं है, कुछ जो बड़े किसान हैं या प्रोग्रेसिव हैं उनके पास है, या कृषि विज्ञान केंद्र या किसी कृषि अनुसंधान के पास जाएंगे उनके पास होगा। उसमें क्या होता है कि आपका इन्फेक्शन आपकी सीडलिंग में नहीं आता तो आपकी नर्सरी ठीक रहती है। और नर्सरी लगाने का जो सबसे अच्छा समय होता है, खास करके अगर आपको 15 सितंबर से अक्टूबर में रुपाई करनी है तो ये जुलाई का आखिरी हफ्ता और अगस्त का पहला दूसरा हफ्ता होता है। अगर अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में आपको रुपाई करनी है तब तो अभी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, लेकिन जहाँ भी करें शुरुआत से ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। अगर ट्राइकोडर्मा है, स्यूडोमोनास है, इनका प्रयोग आप नर्सरी में करेंगे तो जड़ों का विकास बेहतर होगा, पौधे का जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है वो अच्छा होगी, तो आपकी जो जैविक खेती की सोच है वो आगे फलीभूत होगी, अन्यथा समस्याएं ज़्यादा आएंगी। दूसरा हम कहते हैं कि इस मौसम में सफ़ेद मक्खी एफिड का प्रकोप अधिक होता है, तो आप किनारे किनारे खेत में मक्के की 3 से 4 लाइन लगाएं। अगर मक्का नहीं है तो ज्वार या बाजरे की 3 से 4 लाइन लगाएं। इसके चलते क्या होता है, जो एफिड का मूवमेंट है वो खेत में कम हो जाता है, तो बीमारी नहीं आती है। अब तीसरा आपने बोला सबसे अच्छी किस्म क्या होती है। किस्मों में कई किस्में हैं, जैसे अगर आपको अर्का प्रभात मिल जाए तो बहुत अच्छी किस्म है, उसका लाल गुदा भी है, कैनोडाइसियस है। पीले में आपको पुणे सिलेक्शन 3 है, पूसा नन्हा है, पूसा पीत है, इन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं आप। और इनमें से कुछ किस्में हैं जो आपको भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा में मिलेंगी, जहाँ पूसा लगा है, या इसके जो रीजनल स्टेशन समस्तीपुर बिहार में वहाँ से मिलेगी। और जो अर्का की किस्में हैं ये आपको भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर से मिलेंगी। अपने नज़दीकी किसी संस्थान से संपर्क करके भी आप उनसे जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप ऑनलाइन भी, खास करके बंगलौर में ऑनलाइन भी बुकिंग होती है। जी जी। अब सर एक पपीते से जुड़ा सवाल और आया है, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि कुछ हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े भी सवाल आ रहे हैं, उन सवालों को भी हम शामिल करेंगे। लेकिन फिलहाल छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। आपके व्हाट्सएप सवाल, आपके ईमेल सवाल और साथ ही आपके कॉल्स का जवाब हम देंगे छोटे से ब्रेक के बाद। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। हेलो किसान में आज हम बात कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में, कैसे इससे हमारे किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है और उन्हें नई राह मिल रही है। साथ ही पपीते की अगर आप खेती करना चाहते हैं या फिर आपने पपीते लगाए हैं तो आज हम इस विषय पर भी बात कर रहे हैं। और एक कॉलर हैं, देखिए ब्रेक के बाद आते ही हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, जल्दी से हम उनका सवाल लेते हैं। राजेश शर्मा जी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश से हमें फ़ोन लगाया है। राजेश जी स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या प्रश्न है। हेलो हेलो जी राजेश जी बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम हमें जो है ये है कि हमें लोकल लेवल पे पपीते का अच्छा उन्नत किस्म का बीज नहीं मिल पाता है, तो क्या पूसा नई दिल्ली से हमें कोरियर से ये बीज मिल सकता है अच्छी क्वालिटी का? बहुत अच्छा सवाल है राजेश जी आपका। सर हाँ जी राजेश जी, हमारे यहाँ जो कुरियर से भेजने की व्यवस्था है वो एटिक के थ्रू है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन सेंटर है, उसके थ्रू है। आप उसका टोल फ्री नंबर भी होगा, उस पर भी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा जो स्पीड पोस्ट या कुरियर से सर्विस है वो हमारे जो भारतीय कृषि संस्थान पूसा समस्तीपुर है वहाँ से भी मिलता है, पूसा ड्वार्फ का बीज मिलता है, वो मिल जाता है। और दूसरा है कि अगर आपका सीजन पहले शुरू हो रहा है तो प्रतापगढ़ बहुत रिमोट में नहीं है, आप कभी इंस्टीट्यूट भी घूमते आ सकते हैं और हम लोगों से संपर्क करते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट का भी एक नंबर है जो टोल फ्री है, हमेशा रहता है पब्लिक डोमेन में, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं आप। जी जी बिल्कुल। अब एक और सवाल हमारे पास आया है सर, ये कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ा हुआ सवाल है और हमारे जो दर्शक हैं इनका नाम है उत्तम बोरो। ये जानना चाहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में क्या किसान के लिए कोई स्टडी कोर्स है क्या, मतलब ट्रेनिंग नहीं स्टडी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं डॉक्टर सिंह। देखिए कृषि विज्ञान केंद्र में जो हमारे नियमित प्रशिक्षण है उसके अलावा एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया से भी जुड़ करके हम बहुत सारे कार्यक्रम चलाते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार वहाँ पर जा कर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ये 200 घंटे का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है जो कि लगभग 25 से 26 दिन में कंप्लीट होता है। तो इसमें कृषि विज्ञान केंद्र से आप इसमें जा कर के जुड़ सकते हैं और हमारे कुछ लॉन्ग टर्म वोकेशनल ट्रेनिंग भी होती है, उसमें भी जा कर के आप प्रतिभाग कर सकते हैं। और प्रत्येक प्रशिक्षण जो आप वहाँ पर जाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में, उसमें सभी में आपको सर्टिफिकेट कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया जाता है। जी सर, जो ये सर्टिफिकेट दिए जाते हैं तो इनका क्या लाभ है, इसे किस तरह के उनके फायदे हो सकते हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए ये जो कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण के उपरांत जो आपको ये सर्टिफिकेट मिलते हैं, इसका लाभ जो सबसे बड़ा ये है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और कहीं पर लोन के लिए जाते हैं तो ये प्राथमिकता के रूप में देखा जाता है। और हमारे बहुत सारे ऐसे कृषि विज्ञान केंद्र हैं जिन्होंने जो सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं हमारे किसानों को और युवा किसानों को, उनको उसके कारण वहाँ पर लोन मिलने में आसानी रही है। और ये एक मतलब इस तरह का कुछ मैं कृषि विज्ञान केंद्रों के बारे में आपको बताऊं कि कुछ कृषि विज्ञान केंद्रों ने ये सर्टिफिकेट्स के साथ साथ हमने जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको आई कार्ड भी इशू किया है अपने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से। और उस आई कार्ड के कारण उनको जो सरकारी जो बहुत सारी योजनाएं हैं उसमें प्रोग्रेसिव मानते हुए उनको उसमें प्राथमिकता भी दी जाती है। तो मेरा आपको सलाह यही है कि कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ें और वहाँ से आप इस सर्टिफिकेट को लेकर के अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको आसानी होगी। जी अब सर एक हम पपीते से जुड़ा हुआ सवाल ले लेते हैं और हमारे जो ये दर्शक हैं मनु है कोरबा से, छत्तीसगढ़ से, इन्होंने हमें सवाल भेजा है। और पहला सवाल है पपीते के लिए किस तरह की ज़मीन चाहिए, कैसी ज़मीन पर लगाएं, ज़मीन का चुनाव हम किस प्रकार करें, ये एक सवाल है। दूसरा इनका सवाल ये है कि पपीते के साथ और क्या लगाया जा सकता है जिससे भूमि का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। ये दो सवाल हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है जी। और बलुई मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी या जो आपकी थोड़ी सी रेड सॉइल है छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में, आपके ज़िले में भी है, ये सब पर्याप्त हैं। इन सब में खेती हो सकती है। हमको विशेष सावधानी देने की बात यह है कि ऐसे किसी खेत का चुनाव ना करें जहाँ पर पानी रुकता हो, इवन कि 2 घंटे के लिए भी किसी खेत में पानी ना रुकता हो।
जहाँ ज़्यादा नमी होती है या ऐसी मिट्टी जैसे दोमट मिट्टी है, मटियार है, इन सब में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अधिक होती है, तो वहाँ हम कहते हैं कि आप मेड़बंदी करके ऊंचा करके लगाएं, रेज्ड बेड पे लगाएं, ताकि पानी बिल्कुल ना रुके, क्योंकि पानी की आवश्यकता है लेकिन पानी को ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इनके सवाल का दूसरा पक्ष क्या था? सर इनका दूसरा सवाल ये था कि दूसरी कौन सी फसल ले सकते हैं? सहफसली क्या करें, सहफसल खेती क्या करें, ये अच्छा सवाल है। और ख़ास करके जब हम अभी सितंबर अक्टूबर में रोपाई करने जाते हैं, तो अगर आपको गार्डन पी करना है या सब्जी वाली मटर करना है तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। अगर आपको लहसुन करना है, प्याज करना है, क्योंकि अब जो फसल अभी अक्टूबर में रोपाई होगी, इसमें जो फूल आने की प्रक्रिया होगी वो मार्च के आसपास होगी। तो इसको देखते हुए आपके पास 4 से 5 महीने का समय है, जब आपकी खेत में काफ़ी जगह खाली होगी 2 पौधों के बीच में, उनमें इन फसल का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन कुछ फसल बिल्कुल ना करें, जैसे लता वाली फसलें हैं, जैसे लौकी है, खीरा है, वाटरमेलन है या मिर्च है, आलू है, इनका सिलेक्शन ना करें, क्योंकि एक तरीके से ये वायरस को फैलाने का भी काम करते हैं। तो लेकिन जैसे लोबिया है, अच्छी फसल है, हमने प्याज का जिक्र किया, लहसुन का जिक्र किया, इनको आप ले सकते हैं। जी सर, एक और कॉलर है भगवान दास हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है। आइए सवाल लेते हैं। भगवान दास जी स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है? सर मेरे पास पपीता लगवाना है सर, उसके लाने चाहिए क्या क्या करना? पपीता लगाना है, उसके लिए क्या क्या करना है ये जानना है आपको? उसको लगाने की मुझको विधि चाहिए सर, और बीज कहाँ पे मिलेगा ये जानकारी लेना। ठीक है भगवान दास जी, आपके पास तो सब कुछ ही होना चाहिए, लेकिन आते हैं सारी चीज़ों पे कि लगाने का हमने कहा कि अब अगर आप नर्सरी करना चाहते हैं तो उसके लिए समय धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन आपके क्षेत्र में ठंड थोड़ा देर से आती है, तो दिल्ली को छोड़ के आप अभी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। बीज लेने के लिए जो सरकारी संस्थान है, जैसे हमने पहले भी कार्यक्रम में कहा कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बंगलौर से ले सकते हैं अगर आपको अर्का सूर्या, अर्का प्रभात चाहिए। आप पूसा से ले सकते हैं अगर आपको पूसा पीत, पूसा ड्वार्फ या नन्हा का सीड चाहिए। इसके अलावा निजी क्षेत्रों में भी कई किस्में हैं जो लोकप्रिय हैं, आपके क्षेत्र में भी हैं, उनको भी आप ले सकते हैं, जिसके जो ऑथराइज डीलर हों या कोई संस्थान हो, या नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं, उनसे संपर्क करें तो वो भी आपको गाइड कर देंगे, क्योंकि पूरी विधि में एक लंबा समय लगेगा। और हमने धीरे धीरे कार्यक्रम में काफ़ी हिस्से हमने कवर कर भी लिए। अगर आप कार्यक्रम सुन रहे हैं गया तो मैं इनसे कहना चाहूँगी कि कार्यक्रम के बाद हमारा एक कार्यक्रम आपके लिए यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगा, उपलब्ध रहेगा, तो पूरा कार्यक्रम आप फिर से यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो सर एक हमारे पास सवाल आया है, ये दर्शक है हमारे अंकुर सहाय, जिन्होंने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हमें ये सवाल भेजा है और ये जानना चाहते हैं कि अगर कृषि विद्यार्थी कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ना चाहते हैं तो ये कैसे संभव हो सकता है, और कृषि विज्ञान केंद्र के इतिहास के बारे में भी जानना चाहते हैं कि कैसे ये अस्तित्व में आया, कैसे इन एस्टैब्लिश किया गया, कब किया गया? जी हमारे देश का जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र है वर्ष 1974 में पौंडीचेरी में स्थापित किया गया। और प्रश्न आज आपने पूछा है तो बड़ा अच्छा समय है कि कृषि विज्ञान की जो जर्नी है वो 50 वर्ष इस साल पूरा कर रही है। और कृषि विद्यार्थी की जो बात करें तो कृषि विद्यार्थी देखिए इस समय एक जो ग्रेजुएशन का प्रोग्राम करते हैं विद्यार्थी, उसमें फाइनल ईयर में एक प्रोग्राम होता है रावे का, रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस का। तो प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र पर जा कर के आप वहाँ के हेड से संपर्क करिए, और ये जो 3 से 4 महीने का रावे का प्रोग्राम होता है, कृषि विद्यार्थी वहाँ जा कर के गाँव में वैज्ञानिकों की गाइडेंस में रह करके रावे का प्रोग्राम वहाँ से कर सकते हैं, और उसका एक सर्टिफिकेट भी मिलता है जो कि मान्य होता है, और जिसके बाद आपको जिस भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आपको वो डिग्री मिलती है। और कृषि विद्यार्थी जो हैं वो बहुत सारी जो तकनीकियाँ हैं लेटेस्ट, उनको अगर अपने जहाँ पर वो पढ़ रहे हैं अगर वहाँ पर वो सुविधा नहीं है तो जा कर के कृषि विज्ञान केंद्र पर देख सकते हैं। जैसे सॉइल टेस्टिंग के बारे में अगर वो प्रैक्टिकल जानकारी चाहते हैं तो जा कर के सॉइल टेस्टिंग के बारे में भी सीख सकते हैं। जी। और बहुत सारी मतलब सुविधाएं हैं कृषि विज्ञान केंद्र पर। एटी के हर कृषि विज्ञान केंद्र पर
कृषि सूचना केंद्र है, वहाँ पर जाकर के नई नई जानकारी जो भी है उपलब्ध है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं विद्यार्थियों के लिए, कृषि विद्यार्थियों के लिए है, किसानों के लिए है, युवा किसानों के लिए है, उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। और बहुत सारे विषय विशेषज्ञ वहाँ पर होते हैं, उनसे सब्जेक्ट की जानकारी भी ले सकते हैं। तो कृषि विद्यार्थी कृषि विज्ञान केंद्र का पूरा लाभ उठा सकते हैं। और मेरी सलाह है कि लगातार अगर आप कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहते हैं तो आपको प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो बहुत ही अच्छी होगी। तो आप जाएं और अपने जनपद के कृषि विज्ञान केंद्र से ही लाभ उठाएं। जी बिल्कुल, तो अच्छी बात यह है कि सर देखिए बहुत हमारे युवा जो हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ना चाहते हैं उनके सवाल आ रहे हैं। ऐसे युवा भी हैं जो कृषि के क्षेत्र में जो इससे जुड़े हुए पाठ्यक्रम हैं उससे जुड़ना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे संकेत है कि हमारे युवा भी कृषि के क्षेत्र को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं पपीते की खेती के बारे में और साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे दर्शक जानते हैं कि कितने महत्वपूर्ण है। हमारे किसान उनसे लगातार जुड़े हुए हैं और वहाँ से लाभ भी ले रहे हैं। इससे जुड़े भी कोई अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कॉल करें। आइए बातचीत को एक बार फिर से हम आगे बढ़ाते हैं। तो सर पपीते की आपने बताया कि कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं, कैसे चुनाव करें, सही समय का इंतज़ार करें क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो इसके अलावा क्योंकि हम कार्यक्रम के लगभग अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं, और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए किसानों को? मैंने पहले कहा कि अगर आपको लगाते समय बिल्कुल ध्यान रखें कि जिस भी खेत में लगा रहे हैं उसमें 1-2 घंटे के लिए भी पानी न रुकता हो किसी भी परिस्थिति में, इसका विशेष ध्यान रखें। क्योंकि अगर पपीते के खेत में 4 घंटे के लिए भी पानी रुक गया तो फसल को बचाना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, जहाँ तक संभव हो सके आप मेड़ पे लगाएं और टपक सिंचाई पद्धति जो है उसका पालन करें। हमने पहले भी एक कार्यक्रम में कहा है कि जो वेक्टर को, जो कि जो वायरस का है, विषाणु जनित रोग हैं, लीफ कर्ल वायरस और रिंग स्पॉट वायरस, ये दोनों पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या है, अपने देश में भी है। इनसे बचने का ही तरीका है, एक बार आने के बाद उसको सुधार करना मुश्किल है। तो ऐसे में जहाँ भी आपको जिस भी पदार्थ में ह्यूमिक एसिड मिलता हो उसका प्रयोग करें। जो सूक्ष्म पोषक तत्व है खास करके जिंक और बोरान, उनकी काफ़ी भूमिका है, उनका प्रयोग करें। और अगर ट्राइकोडर्मा आपने नर्सरी में प्रयोग किया है उसके बावजूद भी जब आप गड्ढे में लगाना जाते हैं तो उस वक़्त भी प्रयोग करें। और जो गड्ढे की गहराई होगी वो 45 से 60 सेंटीमीटर की रखें, उतना ही चौड़ा रखें और बिल्कुल बीचों बीच लगाएं और ज़्यादा नीचे न लगाएं। या तो आप प्रोट्रे का प्रयोग करें नर्सरी में या फिर पॉलीबैग का प्रयोग करें, दोनों ही बेहतर हैं। और 50 से 55 दिन पुरानी ही जो सीडलिंग है उसको लगाएं। बहुत कम समय में 30 से 40 दिन वाली या 3 महीने पुरानी वाली भी सीडलिंग का प्रयोग ना करें, उससे जड़ों का विकास अच्छा नहीं होता, तो आपकी फल और बढ़वार भी अच्छी नहीं होती। जी हाँ जी सर, अब कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में भी आपसे मैं ऐसे जानना चाहूँगी कि और किस तरह से किसान इससे लाभ ले सकते हैं, किस किस प्रकार से उन्हें यहाँ से और अधिक फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसान सारथी पोर्टल पे फार्मर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके माध्यम से उनको नई नई तकनीकी की जानकारी भी प्राप्त होती रहेगी। इसके अलावा किसान भाई
हमारे जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ज़्यादातर सभी कृषि विज्ञान केंद्रों ने फार्मर के साथ मिल करके व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उसमें जा कर के अगर वो जुड़ते हैं तो उनको लगातार जो कृषि विज्ञान केंद्र पर होने वाली गतिविधियां हैं, जैसे किसान मेला कब हो रहा है, कब प्रशिक्षण हो रहा है, इसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा आह्वान है, और सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हैं, उससे भी किसान भाई जुड़ सकते हैं, ताकि वो लेटेस्ट अपडेट रहें कि किस कृषि विज्ञान केंद्र पर कौन से कार्यक्रम कब हो रहे हैं। तो इस तरह से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक सलाह है कि जब भी हमारे किसान भाई खासकर बीज खरीदने जाएं, उर्वरक का प्रयोग करने जाएं, तो अगर उनको थोड़ी सी भी संशय है तो कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लेने के बाद ही बीज कौन सी वैरायटी लेनी है, कब बुआई करनी है, कितनी मात्रा में बुआई करनी है, ये सब जानकारी लेने के उपरांत ही अपने खेती को आगे बढ़ाएं। और देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र का जो दायित्व है वो तकनीकी का है, और तकनीकी के बगैर किसान भाई अपने आय में वृद्धि कर लें, ये संभव नहीं है। और आज कृषि विज्ञान केंद्र एक कदम आगे बढ़ करके जो मार्केटिंग के जो प्लेटफॉर्म हैं उसके बारे में भी जानकारी दे रहा है। तो किसान भाई अगर कृषि विज्ञान केंद्र जाते हैं तो सिर्फ उत्पादन ही नहीं, अपने उत्पादन को किस तरह से वो प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोसेसिंग के बाद कैसे ब्रांडिंग कर सकते हैं, और उसको कैसे मार्केट में ले जा करके अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी दी जाती है। और एक आजकल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की भी बात चल रही है, कृषक उत्पादक संगठन, क्योंकि भारत सरकार इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। तो कुछ FPO ऐसे हैं जो कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ही स्थापित किए जा रहे हैं, इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। और जो जनपद में बाकी भी FPO अगर जो एस्टेब्लिश हो रहे हैं, स्थापित किए जा रहे हैं, उनसे कैसे जुड़ सकते हैं किसान भाई, उस योजना का कैसे लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में भी कृषि वैज्ञानिक उनको पूरी सलाह दे सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करें, कई बार हमारे जो खासकर युवा किसान हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि हमारे युवा किसानों ने नई टेक्नोलॉजी को अपना करके और इस तरह के उदाहरण पेश किए हैं कि वो सफलता का एक नया आयाम उन्होंने हासिल किया है। तो इस तरह के जो किसान भाई हैं, इस तरह के जो हमारे सफल किसान हैं, वहाँ पर भी आप जाएं और वो आपको कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आपको वहाँ पर ले जाया भी जाएगा। और एक बात मैं यहाँ पर और भी कहना चाहूँगा कि यदि आप देखें तो जो हमारे किसान भाई जिन्होंने पद्मश्री खेती से लिया है, अगर आप उनसे बात करें तो वो किसी न किसी रूप में कृषि विज्ञान केंद्र से जरूर जुड़े रहे। जी, और हमारे PM का भी इससे काफ़ी फोकस रहता है कृषि विज्ञान केंद्र में। कई बार हमने देखा है कि मन की बात के माध्यम से वो कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ते हैं, किसानों से सीधी बात करते हैं। तो एक ये भी कह सकते हैं कि एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी है कि कैसे हमारे किसानों से जुड़ा जा सकता है, और किसान सीधा PM से बात करते हैं। तो यहाँ अच्छा सर, ये बताइए कि क्या कुछ अगर किसानों की कुछ शिकायतें भी होती हैं, कोई समस्याएं भी, तो क्या उनका भी समाधान KVK के स्तर पर किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। अगर किसान भाइयों की कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की तकनीकी से संबंधित है, या उनको कई बार देखिए किसान भाइयों को कई बार बहुत सारी चीज़ों की जानकारी का अभाव है। उस जानकारी के अभाव में कई बार उनके साथ कुछ अगर थोड़ा बहुत कई बार किसान सम्मान निधि मान लीजिए उनके पास नहीं आ रही है, तो किसान सम्मान निधि के बारे में भी जबकि कृषि विज्ञान केंद्र से डायरेक्ट इसका कोई सरोकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम किसान भाइयों को बताते हैं कि अगर किसान सम्मान निधि आपको पानी है तो रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से कागजात चाहिए। तो ये जानकारी हम लोग लगातार दे करके उनको जो जनपद स्तरीय जो कृषि अधिकारी हैं, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं, उनसे भी हम उनको ले जा करके मिलवाते हैं और उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कई बार हम ये देख रहे हैं कि किसान भाई जो जनपद की अन्य विभागों से भी समस्याएं हैं, उसके लिए भी कृषि विज्ञान केंद्र को संपर्क करते हैं, तो हम उनको वहाँ पर भेजते जरूर हैं वहाँ पर। तो कृषि विज्ञान केंद्र सिर्फ कृषि ही नहीं, किसानों की जो भी समस्याएं हैं उसको सभी को एक तरह से सॉल्व करने की कोशिश करता है, और एक बहुत ही अच्छा साथी है
जनपद स्तर पर किसानों के लिए। और ऐसा बहुत सारे किसान भाइयों ने अपने फीडबैक में भी दिया है कि हमने कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ करके एक नया मुकाम हासिल किया है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि 2022 में जो पद्मश्री मिला खेती के लिए, वो श्री सेठपाल सिंह जी को सहारनपुर जनपद के किसान हैं, उनको मिला। उन्होंने अपने जो खेती है उसके जो सारी तकनीकी है उसको यही बताया कि हमको कृषि विज्ञान केंद्र से मिली, जिसके कारण वो ये मुकाम हासिल करके पाए। जी, तो देखिए ये भी बहुत सुखद दौर है कि किसानों को पद्मश्री मिल रहे हैं। ऐसे किसान जो सुदूर इलाकों में भी हैं, लेकिन अगर वो कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि समाज के लिए बेहतर है, कृषि के क्षेत्र के लिए बेहतर है, तो उससे पहचान मिल रही है और उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा रहा है, जैसा कि डॉक्टर सिंह ने हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिंह आपका भी और सर आपका भी। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज हमने हासिल की, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी हुई हो या फिर पपीते की खेती की बात हो। चलिए इसी के साथ वो आपको बताते हैं कि हमारे हेलो किसान के अगले अंक का विषय क्या रहने वाला है। आइए डालते हैं उस पर नजर। अगले अंक का हमारा विषय है खरीफ प्याज फसल का प्रबंधन किस प्रकार करें, इससे जुड़ा हमारा विषय रहेगा। और केचुआ खाद, कंपोस्ट खाद बनाने की विधियां क्या हैं, ये भी हम आपको अगले कार्यक्रम में बताएंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। और हमारा टोल फ्री नंबर नोट करें, हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर 1800113060, जो कि हम आपके लिए अभी स्क्रीन पर भी डिस्प्ले कर रहे हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर 1800113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करें और अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। आप अपनी राय भी भेज सकते हैं, अगर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम हेलो किसान लेकर आए तो भी आप इसकी जानकारी हमें दे सकते हैं। और ये हमारा QR कोड है। कुछ किसानों ने हमारा कार्यक्रम आज शुरू से नहीं देखा है अगर, तो ये QR कोड आप स्कैन करेंगे, आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो तुरंत आप हमारे YouTube चैनल पर पहुँच जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर आपसे इजाज़त लेते हैं और हेलो किसान के अगले अंक में नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। और वैसा ही है दम कम, बिल्कुल वैसा दोष। आते खेल के मैदान में हम उड़ाते सबके होश, कर मेहनत से जो उल्फत होगा सबके यार रोशन। दोस्त का ये मंच या जीवन की हो जंग, हर सितम का सामना करें हम, न डरे हम, बेफिक्र लड़े हम, ऐसा जज्बा रखे संग। ऐसे है हम, हाँ जी ऐसे है हम। हर एक खिलाड़ी है एक सितारा, आने वाला हर एक पल है अब हमारा। समझो ना मुझको तुम कोई बेचारा, मैदान में आके जरा भिड़ के तू जाना। कुछ न करे तो मेरी करे ना फिक्र तू, होश दे उड़ाने जरा कर ले सबर तू। कुछ न करे तो मेरी करे ना फिक्र तू, होश दे उड़ाने जरा कर ले सबर तू। जी हाँ।
किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।